इन 26 सवालों में से अगर आप 21 सवाल कर लेते हैं, मतलब आपकी नीट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो यहां पर नीट लाइक प्रॉब्लम्स में हम लोग AITS 4 के 26 बेहतरीन सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक सवाल पहले आप करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद आप चेक करिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। पहला सवाल, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जीनोम साइज। असेंडिंग जब कह रहा है, इसका मतलब कि हमें शुरुआत करनी सबसे छोटे से और बड़े की तरफ जाना है। तो अब अगर आप देखें यहां पर बैक्टीरियोफेज 5X174, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में होते हैं 48,502 बेस पेयर। ई कोलाई की बात करें तो इसमें होते हैं 4.6 मिलियन बेस पेयर। और ह्यूमन हैप्लॉयड कंटेंट में होते हैं 3.3 बिलियन बेस पेयर। तो इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में पहला ही स्टेटमेंट हमें सही मिल गया। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, नीट 2026 में सवाल नहीं आया, लेकिन लगातार ये सवाल आपसे नीट में पूछे जा रहे हैं, तो रीनीट में भी आएंगे और नीट 27 के लिए भी। तो असर्शन रीजन में असर्शन करा था, अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। और फिर करें डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोसेस, गलत बात है। डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, मतलब यहां ऑक्सीजन की जरूरत होती, रिलीज नहीं होती ऑक्सीजन, CO2 रिलीज होगा यहां पर। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन यहां पर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर इज, ये स्कल का डायग्राम आपको दिया गया, जहां पर ये जो बोन आपको दिखाई गई है, अब इसको स्कल में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। और ये जो बोन एक्स इंडिकेट की गई है, हॉयड बोन को रिप्रेजेंट करता है। बेस ऑफ बक्कल कैविटी पर ये यू शेप की बोन पाई जाती, जो अब स्कल में इंक्लूड नहीं की जा रही है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आर फाउंड फॉर विच हार्मोन्स। अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो होते हैं, ये पाए जाते हैं प्रोटीन हार्मोन के लिए। प्रोटीन हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और आपको प्रोटीन हार्मोन ढूंढना इसमें। तो ग्लूकेगॉन एक प्रोटीन हार्मोन है, सोमैटोस्टेटिन प्रोटीन हार्मोन है, और FSH प्रोटीन हार्मोन है। बाकी प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयडल हार्मोन है, इनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर B, C और E हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन करें, इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, बिल्कुल सीथिंग लीफ बेस कहा जाता है। द लेमाइना और लीफ बेस इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनलेट। सिंपली आप पढ़ेंगे आपको सही लगेगा, लेकिन लेमाइना और लीफ बेस लिखा हुआ है, यहां पर होना चाहिए ब्लेड। तो लेमाइना या लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनलेट, यानी ये गलत हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। What is the range for number of sperm with normal shape and size in a normal ejaculate? ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा सवाल। नॉर्मल इजैकुलेट में सिंपली हम याद रखते हैं कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, हम यही लगा के चले आएंगे। लेकिन ये नहीं पूछा है कि नॉर्मल इजैकुलेट में स्पर्म कितने होते हैं, आपसे पूछा कि नॉर्मल शेप और साइज कितने का होगा। तो जो नॉर्मल इजैकुलेट हमारे पास है, इसमें से कम 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। तो अगर हम 200 मिलियन का 60% कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। और 200, अगर 300 मिलियन का 60% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। यानी 120 से 180 मिलियन स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया। और 40% में विग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए। अगर यहां पर नॉर्मल शेप और साइज के यहां पर विग्रस मोर्टेलिटी कही जाती, तो उस केस में आप इसका 40% कैलकुलेट करते, और 40% कैलकुलेट करोगे तो ये 80 से 120, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following correctly represent the pyramid of biomass in an aquatic ecosystem? तो aquatic ecosystem में बायोमास का जो पिरामिड होता है ये इन्वर्टेड होता है, पहले ये पता होना चाहिए आपको, इन्वर्टेड। तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, पहला और तीसरा तो खत्म हो गया, ANC। अब बचा B और D। अब इन दोनों में क्या समस्या, दोनों इन्वर्टेड हैं, लेकिन जो बी वाला है आप इसको देखो अगर, तो इसमें T4, T3, T2, T1 लिखा हुआ है, जबकि बेस की तरफ हमेशा
प्रोड्यूसर यानी ट्रॉफिक लेवल 1 होना चाहिए। तो ये गलत ही बनाया हुआ, डी सही है और डी दिया गया सेकंड ऑप्शन में। एक और गलती होती कि डी देखा और चौथा ऑप्शन भर दिया गोला, लेकिन आपको डी देखना सेकंड ऑप्शन में दिया गया। अगला सवाल देखिए, वैभव सूर्यवंशी मसल वेट 32 kg विच इज 40% ऑफ द बॉडी वेट, व्हाट इज वैभव टोटल बॉडी वेट। अब एनसीईआरटी में आपको दिया गया कि 40 से 50% बॉडी वेट मसल के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, यहां पर आपको 40% कह दिया है, यानी हम वैभव सूर्यवंशी की बॉडी का वेट x मान लेते हैं और x का 40% हमें दिया है कितना, 32 है ना। x का 40% 32 दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 32। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 32, इसको इधर ले जाएंगे इंटू 100/40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4×8 = 32 और 8×10 80, यानी 80 किलोग्राम उसकी बॉडी का वेट हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे x मान के यहां पर, और सिंपल यूनिटरी मेथड हर जगह यूज करेंगे, ज्यादा फॉर्मूले पे विश्वास नहीं करेंगे। नेक्स्ट, which two component together make up about 12 to 17% of cellular mass। तो देखो वाटर तो आप जानते हैं 70 to 90% होता है, तो बहुत ज्यादा हो गया। प्रोटीन कितना होता है, 10 से 15% प्रोटीन होता है, 10 से 15% प्रोटीन, 10 से 15% न्यूक्लिक एसिड होता है, 5 से 7%। कार्बोहाइड्रेट होता है कितना, 3%। लिपिड होता है 2%, ये 2% और आयन 1%, यानी ये अगर मिल जाएगा तो 5 हो जाएगा, इस ऑप्शन में 3 हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो एक ही ऑप्शन यहां पर है, प्रोटीन अगर 10 से 15 है और न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 है, तो यही सबसे क्लोज है 12 से 17%। असर्शन कह रहे हैं कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल सही बात। और क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी सही बात है। अब यहां पर ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको ऐसे हम लोग बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड ऑप्शन। अ मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप पता नहीं है, meets with a serious accident and need blood transfusion immediately, which one of the blood groups readily available in the hospital will be safe for transfusion। एक्सीडेंट हुआ, आपको ये अभी टाइम इतना नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप पता लगाएं, तो कौन सा देंगे, ORH नेगेटिव, क्योंकि रेसिपिएंट जो होता है, रेसिपिएंट में हम लोग क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी, और डोनर में क्या चेक करते हैं, डोनर में हम चेक करते हैं एंटीजन। डोनर में एंटीजन चेक किया जाता है, और अगर डोनर ORH नेगेटिव है, इसका मतलब O मतलब ABO सिस्टम में कोई एंटीजन नहीं है, और RH नेगेटिव मतलब RH सिस्टम में एंटीजन नहीं है, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं, सबसे सेफ ब्लड है ये। इन ह्यूमन DNA इफ 80 A+T/G+C रेशियो इज 1.5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई करिएगा जरूर इसको। तो देखो इसको ऐसे आप मान लो A+T/G+C, ये वैल्यू कितनी है, 1.5। अब 1.5 को कई तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3/2 ऐसे लिखा जा सकता है, और भी तरीके हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6/4, मतलब 1.5 ही आना चाहिए। अब सोचिए अगर मैंने A+T को, या आप इसको अगर परसेंटेज पूछा तो आप इसको 60 और इसको 40 कर लीजिए, और आसान हो गया, सीधे परसेंटेज निकले क्योंकि टोटल 100 हो जाएगा। तो यानी A+T को अगर मैंने 60 मान लिया, और हम जानते हैं कि A और T बराबर होता है, यानी दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 30-30% हो जाएंगे। और G और C जो होता है ये भी बराबर होते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए, चारगाफ रूल, तो ये दोनों मिलके 40 हैं, तो अलग अलग 20-20% हो जाएंगे। देखो पता चल गया साइटोसिन कितना है, 20% हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको सिंपल सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको। असर्शन क्या कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्युबल कंपाउंड लाइक शुगर, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब यहां पर आप देखिए तो यहां पर
रेट ज्यादा है और यहां पर कह रहा है रेट स्लो है, तो दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, दोनों बातें सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ई कोलाई ट्रांसक्राइब एट अ रेट ऑफ 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रांसक्राइब द कंप्लीट जीनोम। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको रेट दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि पूरे ट्रांसक्रिप्शन में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं और आपको यहां पर न्यूक्लियोटाइड का दिया हुआ है 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। और यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की बात करो, ट्रांसक्रिप्शन बेस पेयर का तो होता नहीं, एक ही स्ट्रैंड का होता है। तो इसका मतलब 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेसिस या न्यूक्लियोटाइड का आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। और आपको 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड दिया हुआ, यानी आपको 40 न्यूक्लियोटाइड अगर है तो 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के लिए 1/40 सेकंड लगेंगे। लेकिन आपके पास इतने न्यूक्लियोटाइड हैं तो 1/40 गुणे 4.6 इंटू 10⁻⁶ सेकंड लग जाएंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा यहां पर 4.6 अपॉन 40 इंटू 10⁻⁶। अगर इसको आप कर दें तो ये हो जाएगा, और 2 से डिवाइड भी कर लीजिए तो 2.3 अपॉन 2 इंटू 10⁻, यहां पर हो जाएगा 5, एक जीरो यहां कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1.15 इंटू 10⁵ सेकेंड में आया है। और आपको घंटे में निकालना है, तो हम जानते हैं कि अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। क्योंकि आपको घंटे में दिया हुआ है और आपको इतने सेकंड दिए हुए हैं, 1.15 इंटू 10⁵ सेकंड आपको दिए गए हैं, 3600 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, घंटे में आपको आंसर पता चल जाएगा। रफली आप देख लीजिए इसको, है ना, ये 36 1.15 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 3600, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। ये अगर 115 कर लें और इसको कर लें 36, तो ये हो जाएगा 10⁻, यहां से 2 जीरो आपने उड़ा दिए और यहां पर आपने 2 जीरो उड़ाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और इसको 1 पॉइंट आपने हटाया यहां पर 2 पॉइंट, तो यानी ये हो जाएगा 10⁻1, और 10⁻1 को सिंपली आप 1150 से लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 575। अब सीधे डिवाइड कर लीजिए, 575, तो 18 3 54, 3, तो लगभग 32 घंटे के आसपास है, 18 दूनी 36, लगभग में आ जाएगा 32 घंटे के आसपास, ये लगभग में आपको दिया है 32 घंटे। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड का होता है, वरना फिर ये जो आपका टाइम है ना, 64 घंटे आएगा अगर आप पूरा न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब आपको सबसे कम से शुरू करना है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 से 1200 ml होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 हो जाएगा, 1000 से 1100। वाइटल कैपेसिटी इसमें आ जाएगा टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी आ जाएगा। और अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी आ जाएगा। यानी अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइडल वॉल्यूम से आप स्टार्ट करोगे, ए सबसे ज्यादा, ए के बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद आ जाएगा सी, तो ए सी, उसके बाद बी आ जाएगा, बी के बाद डी आएगा और डी के बाद ई आएगा, थर्ड ऑप्शन। स्टडी द गिवन डायग्राम बिलो ऑफ द स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड ए। जो ए पार्ट लेबल किया गया, नीट में पूछा भी गया है, ये फोम ब्रेकर होता है, फोम ब्रेकर, यानी टू कंट्रोल द फोम विद इन द बायोरिएक्टर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे। द कर्व गिवन हियर shows enzymatic activity with relation to three condition: pH, temperature and substrate concentration. What do two axis x and y represent? देखो ये जो y एक्सिस और x एक्सिस इनके बीच ग्राफ जो बनाया गया बेल शेप का है, और बेल शेप का कर्व pH और टेम्परेचर के लिए लिया जाता है। pH और टेम्परेचर, यानी यहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला काम तो हो गया खत्म। दो बचे, पीएच का बचा और टेम्परेचर का बचा। अब ध्यान ये रखना होता है कि वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी ली जाती है, और एक्स एक्सिस पे आप पीएच या टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हैं। तो आप देखो वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी है, यहां पर तीसरे ऑप्शन में वाई एक्सिस पे पीएच लिया गया है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका होगा एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी। अगर थर्ड ऑप्शन में एक्स एक्सिस पे पीएच कर दें और वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी कर दें तो वो भी सही हो जाएगा, नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इफ mRNA हैज 300 कोडॉन्स इंक्लूडिंग स्टॉप कोडॉन, हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इन द कोडिंग स्ट्रैंड? तो कोडिंग स्ट्रैंड में करें कितने नाइट्रोजन बेस होंगे? तो देखो अगर 300 कोडॉन, हम जानते हैं कि एक कोडॉन जो होता है उसमें 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो अगर 300 कोडॉन दिए गए हैं तो 300 कोडॉन अगर दिए गए तो फिर 900 बेस हो जाएंगे, 900 नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे यहां पर। और इंक्लूडिंग स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन को मिला के कह रहे हैं, इसलिए यहां पर 903 नहीं करेंगे, 900 ही करेंगे। अगर स्टॉप कोडॉन का जिक्र ना करता तो फिर 903 आपको करने पड़ते, ये ध्यान रखना आपको। Diseases are broadly grouped into infectious and non-infectious. In the list given below, identify the infectious diseases. NCERT एग्जाम्पलर में भी ऐसा सवाल दिया गया। तो इन्फेक्शियस डिजीज उन्हें कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जैसे कि एड्स। कैंसर और एलर्जी ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, यानी BDE आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड आपको दिखाया गया? एनसीईआरटी में डायग्राम एग्जैक्टली दिया गया है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की पेंटोस शुगर है, और चूंकि 2 प्राइम पे OH दिखाई दे रहा, मतलब ये राइबोस शुगर आपको दिखाई गई है। अगर यहां से ऑक्सीजन गायब कर दें तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगी। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द बेस सीक्वेंस दिस एंड द सेकेंड स्ट्रैंड अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑन एमआरएनए? कह रहे एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये दिया गया और दूसरा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करा, मतलब ये जो स्ट्रैंड दिया गया इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, मतलब ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ये कोडिंग स्ट्रैंड आपको दिया गया, और कोडिंग स्ट्रैंड से जब आप आंसर करते हैं तो फिर केवल थायमीन को हटा के यूरेसिल लगा देते हैं, बाकी सेम रखेंगे। तो ए के बाद यू आ जाएगा, उसके बाद सी कोई चेंज नहीं करेंगे, CCA CGA CTAG UAG यहां पर हो जाएगा। कोडिंग से अगर करना है तो आपको सिंपली थायमीन को हटा के यूरेसिल लगा देना। इन द गिवन फिगर रिकॉग्नाइज ए एंड बी, यहां पर जो ए और बी आपको पहचानना, तो पहले तो प्लांट पहचानिए। ये आपको फ्यूनेरिया दिखाया गया है, और फ्यूनेरिया में अगर आप देखें तो जो ऊपर आपको ये ए पार्ट दिखाया गया है गैमेटोफाइट है, और नीचे जो पार्ट आपको दिखाया गया है, नहीं ऊपर वाला जो है स्पोरोफाइट है, और नीचे यहां पर गैमेटोफाइट आपको दिखाया, क्योंकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहता है। तो ए इज द स्पोरोफाइट एंड बी इज द गैमेटोफाइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन C4, ये C14 कैल्विन पाथवे, बिल्कुल सही बात है। कैल्विन पाथवे का पता लगाने के लिए मेल्विन कैल्विन ने कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज किया था। N14 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में N14 और N15 का यूज किया गया। हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट S35, बिल्कुल P32 और S35 का यूज किया गया था। एंड P32 आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मेटेरियल, यस वही हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट, यानी यहां पर सारे सही हैं। Which stages of cell division do the following figure A and B represent respectively? तो यहां पर A आपको जो दिखाई दे रहा, आप देखो कि यहां पर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं, यानी ये एनाफेज हो गया। और B में अगर आप देखें तो यहां पर न्यूक्लियस है और 2 यहां पर सेंट्रोसोम दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ये प्रोफेज है। तो A जो है वो लेट एनाफेज है, और जो अगला है B वो प्रोफेज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पर है, असर्शन कह रहा कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ मोरुला,
और रीजन कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे। और यहां तक आप पहुंच गए, इसका मतलब आपने पूरे क्वेश्चन सही तरीके से देखे हैं और बहुत कुछ यहां से सीखने को आपको मिलेगा। सिंगल सवाल यहां पर एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है, सब एनसीईआरटी के विदिन ही बनाया गया है। बस थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको यूज करनी है। नीट 2027 के लिए गंगवार इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो नीट 2027 की तैयारी के लिए जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दें।